मेरा नाम शालिनी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चौधरी बल्लू राम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। मैं क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सोशल रिसर्च फाउंडेशन का और राजीव सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं लाइव आकर आप लोगों के साथ अपना शोध पत्र जो है वो शेयर कर सकूं। मेरे शोध पत्र का विषय है भारत में फैशन का इतिहास परिधान के विशेष संदर्भ में। आदिकाल से मनुष्य द्वारा अपने शरीर को ढकने और सुरक्षित करने के लिए वस्त्र धारण किए जा रहे हैं। समय के साथ साथ वस्त्र धारण करने के तरीके में बदलाव देखा गया है। यह बदलाव न केवल वस्त्रों के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों के कारण है, बल्कि लोगों की जो वस्त्र में रुचि है वह भी परिधानों में होने वाले बदलाव को आगे बढ़ाता है। समय के साथ साथ बदलने वाला जो चलन है उसी को हम फैशन कहते हैं। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में मानव की रुचियां भी बढ़ी और इसी के चलते परिधान में फैशन की शुरुआत हुई। प्रस्तुत आलेख में हम भारतीय समाज के संदर्भ में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में जो 2000 वर्ष तक जो परिधान में फैशन में जो क्रमिक विकास हुआ और जो बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर काल में जो एक चलन लेकर आता है वही उसी को हम फैशन कहते हैं। यह एक बदलाव होता है जो हमेशा हमें नएपन का एहसास दिलाता है। यह पुराना नहीं होता बल्कि किसी न किसी रूप में बदलता हुआ नए प्रयोग के साथ में सामने आता है। फैशन मुख्य रूप से किसी भी समय में एक संस्कृति में लोकप्रिय रुझान कह सकते हैं हम। यह रुझान परिधान, जूते, केश विन्यास व अन्य सामग्री में हो सकता है। फैशन गतिशील होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है और फैशन एक बहुआयामी क्षेत्र है। प्रस्तुत आलेख का मुख्य उद्देश्य भारत के इतिहास में अलग अलग दशक में परिधान के संदर्भ में आए बदलावों के बारे में जानना है। इतिहास में हुए फैशन के दोहराव को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है इस आलेख में। सबसे एक पहला जो है वो है स्वतंत्रता पूर्व का फैशन और दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता के बाद का फैशन। पूर्व के फैशन पे अगर हम नज़र डालें तो इतिहास में हम देखें तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजाओं का शासन रहा था और भारत का फैशन भी आर्य, मुगल और इसके साथ साथ पारंपरिक जो लोक स्रोत हैं उनकी ही देन है। विभिन्न राजवंशियों द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र थे वो वर्तमान समय में भी देखे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला बिना सिला हुआ परिधान जिसे हम धोती और उतरिया जिसे हम गमछा कहते हैं और पगड़ी, वह आज भी समाज में वैसे के वैसे ही पहने जा रहे हैं। उसी तरह भारतीय महिलाओं द्वारा कमर के नीचे का जो परिधान है वह साड़ी और जो कि बिना सिला हुआ वस्त्र है और ऊपर स्तन पट्टा वह भी बिना सिला हुआ ही वस्त्र था। यह भी साड़ी जो है वो वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ में आज भी फैशन में है। मुगल साम्राज्य एवं फैशन का प्रभाव। मुगल शासन काल में परिधान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा गया। इनके द्वारा ही सिले हुए वस्त्र जो हैं वो परिधान के रूप में भारत में जाने लगे। महाराजा अकबर के शासन काल में भारतीय फैशन में बहुत बदलाव हुए जिसके बारे में इतिहासकार अबुल फजल ने भी लिखा है। उदाहरण के लिए तकाउचिया जिसे हम ताकोचिया भी कहते हैं, वह पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक कोट था जो कि बिना अस्तर का होता था और एक तरफ से खुलता था और दाईं ओर इसे बांधा जाता था। मुस्लिम समुदाय में इसे बाईं ओर बांधा जाता था। महाराजा अकबर के द्वारा ही बनाया गया जो परिधान था वह गोल स्कर्ट जिसे घाघरा कहते हैं उसके ऊपर पहना जाता था।
इसके बाद में यह जो तकाउचिया है उसे जामा के नाम दिया गया और उसके बाद में इसे जो जामा था वह लंबा था जो कि पूरे शरीर को ढकता था। इसे फिर उसके बाद में सर्पगाती के नाम से जाना गया। 18वीं सदी में फैशन के क्षेत्र में और भी नए परिधान नहीं आए, बल्कि जो पहले परिधान थे उन्हीं में ही थोड़ा बहुत अंतर करके उसको पहना गया। 19वीं सदी में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो जामा था उसे अंगरखा के नाम से जाना गया और यह घर से बाहर पहने जाने वाला मुख्य परिधान था। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, जैसे जामा की लंबाई को बढ़ाया गया, पूरे परिधान को कमर के कुछ ऊपर के हिस्से में बांधा जाता था और इसके नीचे चौड़े मुंह वाला जो पायजामा है वह पहना जाता था। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जो हैं, परिधान जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। पुरुष और महिलाओं के परिधान लगभग एक जैसे थे, लेकिन 19वीं सदी के आते आते दोनों के परिधानों में अंतर किया गया। मुस्लिम समुदाय में पुरुष और महिलाएं जो हैं वो एक ही तरह के कपड़े जो हैं वो पहनती थी, पर हिंदू जो महिलाएं थी वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती थी। इस सदी के अंत में आते आते मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा भी हिंदुओं के जैसे ही घाघरा चोली और ओढ़नी पहने जाना लगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य और फैशन पर प्रभाव। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ और इसका प्रभाव बहुत हद तक फैशन पर पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय महाराजाओं और नवाबों के परिधान में यूरोपियन प्रभाव जो है वो साफ दिखाई देता था। आर्थिक रूप से जो सशक्त पुरुष थे उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा। मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के परिधान अभी भी उसी तरह से पहने जाते थे। महिलाएं अभी भी पर्दे में रहती थीं और परंपरागत वस्त्र ही पहनती थीं। जैसे जैसे समय बदला, शहरी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे पाश्चात्य परिधान पहनने वाले पुरुष देखे जाने लगे, वो पैंट, शर्ट और जैकेट इत्यादि पहनते थे। इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन और फैशन का प्रभाव। वर्ष 1920 के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुई, जिसका भारतीय परिधानों पर बहुत अधिक प्रभाव देखा गया। इस बड़े बदलावों में खादी का बहुत अधिक इस्तेमाल होने लगा। हथकरघा और खादी के वस्त्र मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं और पुरुषों के परिधान बने। द्वितीय विश्व युद्ध का फैशन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं माना जाता, बल्कि यह उस वक्त देखा गया कि बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए और जिनका मुख्य कार्य जो था वो निर्माण करना, युद्ध के समय में सैनिकों के गणवेश को बनाना था। स्वतंत्रता पश्चात का फैशन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात परिधानों में बहुत बदलाव देखे गए। शिक्षा व राजनीतिक बदलाव के साथ साथ वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों का असर भी इस पर पहनावे पर पड़ा। सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रभाव भारतीय महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जिसके चलते उन्हें अपने परिधान चयन में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता का असर उनके परिधानों में साफ देखा गया, जैसे परंपरागत साड़ी या घाघरे के स्थान पर धीरे धीरे आरामदायक पंजाबी सलवार कमीज का प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाने लगा। 50 के दशक में पुरुषों के परिधान में सूती कमीज और चुन्नटों वाली पैंट फैशन में थी। साथ ही कुछ लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित जो परिधान है वह भी फैशन में आए, जैसे कि नेहरू जैकेट जो है वो उस वक्त फैशन में थी। 60 के दशक में सिनेमा युवा वर्ग के फैशन को बहुत अधिक प्रभावित करता था। प्रख्यात सिनेमा कलाकार जो भी पहनते थे वही फैशन हो जाता था। यही नहीं, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री, केश विन्यास भी सिनेमा के कलाकारों की नकल से ही फैशन बन गया था। इसके बाद में इसी समय रासायनिक कपड़ों का युग भी आया, जिसमें रासायनिक रेशों से बने हुए जो परिधान है उनसे वो बहुत अधिक चलन में आए। बाजार में सभी की यह पसंद बन गए। नायलॉन और पॉलिएस्टर की छपाई वाली साड़ियाँ व अन्य परिधान फैशन में आए।
इसी समय 60 के दशक के अंत में पैंट में चूड़ीदार पैजामे का स्थान ले लिया था। इस समय पुरुषों द्वारा मुख्यतः सफ़ेद शर्ट कमीज पहनी जाती थी और परंपरागत विचारों के चलते पुरुष अपने आप को चमकीले वस्त्रों से दूर रखते थे। इसी के बाद में डिज़ाइनर कमीज़ जो है वो फैशन में आई। ये रेडीमेड होती थी और हर रंग में उपलब्ध थी। ये कमीज भारतीय पुरुषों द्वारा बहुत अधिक पसंद की गई। 70 के दशक में लोग ब्रांड के नाम को पहचानने लगे थे। परिधानों पे लगे उन ब्रांड के लोगों के द्वारा वे अपना सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर मानते थे। 80 के दशक में टी शर्ट पुरुषों के परिधान में अधिक देखी गई। भारत में यह लगभग 1980 में आई और इसके बाद में ट्राउज़र, जिसे पायजामा कहते हैं, वह भी फैशन में आया। 80 के दशक में जीन्स की पैंट पुरुषों द्वारा पहनी गई, साथ ही सफारी सूट भी पहने जाने लगा। 19 के दशक में पुरुषों की शर्ट में रंगीन प्रिंट देखे गए और 80 के दशक में जहां पैंट पूरी तरह से फिट होती थी, 90 के दशक में आते आते वह नीचे से ढीली होती गई। महिलाओं के लिए ब्यूटी क्वीन अभी भी प्रेरणा स्रोत थे और सिनेमा में जिस तरह सिनेमा के कलाकारों के द्वारा फैशन बदला जाता था, अभी भी सिनेमा के परिधान को युवा वर्ग फैशन के रूप में पालन कर रहा था। पुरुषों के परिधान देश भर में पहने जाते हैं। यह न केवल सलवार कमीज है बल्कि पाश्चात्य परिधान भी बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में फैशन डिज़ाइनर तथा विश्व भर में विभिन्न डिज़ाइनरों के द्वारा डिज़ाइन किए गए परिधान पुरुष व महिलाओं के द्वारा पहने जा रहे हैं और फैशन उद्योग मुख्य उद्योगों में शामिल है, जो कि करोड़ों लोगों को व्यवसाय प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। यह मेरा शोध पत्र।